तो आज का हमारा पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि समझ लो ग्राउंड है, हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, और उस ग्राउंड पर मैंने दो ऑब्जेक्ट रखे, जिस एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, एक का वेलोसिटी u1 बार, दूसरे का वेलोसिटी u2 बार, और इनिशियली बिफोर कोलिजन दोनों भी क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिफोर कोलिजन दे बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसा हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। 1 सेकंड में यहाँ पे अपना पेन का नीब चेंज कर देता हूँ, क्योंकि तो खराब हो चुका है। लिखना नहीं आ रहा मुझको। ओके, एक्सीलेंट। नाउ अब देख लो ऐसे। सो बिफोर कोलिजन आई अज्यूम दैट u1 इज मोर देन u2। अब आगे के पॉइंट में क्या है देखो अच्छे से। अब आगे क्या होगा, u1 जाके u2 को मिल जाएगा बराबर, यानी m1 जाके m2 को मिल जाएगा ना एक पॉइंट पर। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? यस सर। यस सर। तो वो होने के बाद क्या होगा, फिर m2 यहाँ पे कोलिजन होने के बाद m2 m1 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और m1 m2 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में कोलिजन होने के बाद। ओके, तो इसका मैंने नाम बताया था फोर्स एक्सर्टेड। देखो इसका मैंने नाम बताया था फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2 और इसका नाम है इस फोर्स का फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 2 बाय 1। और ये दोनों भी फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसका मतलब अगर आपको F12 बार को इक्वल करना है F21 बार को, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना भाई। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इज माय वॉइस क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। हाँ, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि F12 बार इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी 1, सॉरी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 1 बाय 2। जो लगा रहा है उसका नंबर बाद में आएगा, जिस पर लग रहा है उसका नंबर पहले आएगा। फोर्स ऑन 2 बाय 1, इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। ओके, तो ये वाला मैंने जो सिचुएशन अभी लिखा है ना, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन। सॉरी, सो डायग्राम थोड़ा बनाने में वक्त लगता है, नहीं तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। और लास्ट का हमारा जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से हमारा आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब मुझको बताओ, एक बार कोलिजन होने के बाद दोनों भी बॉडी एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे ना, सेपरेट। यस। सेपरेट होने के बाद बताओ दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट रहेगा। ऑपोजिट। वेलोसिटी वही रहेगी, चेंज हो जाएगी। चेंज। चेंज। अब वो वेलोसिटी अगर चेंज हो गया, मास तो वही है मेरा, m1 m2 मास है, समझ लो ये वाला m1 है और ये m2 है, चेंज हो गया। हाँ बताओ, अब v1 v2 में से ज्यादा कौन होगा रे? V1। V2। V2 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 सर, V2। अरे लॉजिक से बात है ना, एवरी एक्शन हैज, अरे भाई इक्वल एंड ऑपोजिट हाँ, रिएक्शन। इनिशियली पहले बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा था, दूसरे का कम था, लेकिन कोलिजन के बाद दूसरे का बढ़ेगा और पहले का कम होगा ना। यस सर। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इससे हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो आ गया हमारा आंसर। अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो उसको हम लोग लिखेंगे vs। अब
मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था ना आप लोगों को। यस सर। तो यहाँ पे याद रखना कि v2 बार इज मोर देन द v1 बार, रिमेंबर दिस पार्ट। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का टर्म होता है v2 माइनस v1। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा तो v2 माइनस v1, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी ये दोनों भी सेपरेट हो रहे किस रिलेटिव वेलोसिटी से, ऐसा उसका मतलब निकल के आता है। यानी v2 इज मोर देन v1, एम आई करेक्ट? यस सर। तो असल में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है कि दोनों के बीच का चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? दोनों के बीच का चेंज इन वेलोसिटी। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर। ओके, दूसरी चीज, अब ये दोनों एक दूसरे को जो अप्रोच कर रहे थे उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे तो रिलेटिव उनका वेलोसिटी कितना था देखो। जब अप्रोच कर रहे थे तो एट दैट टाइम कैन आई से u1 is more than u2, so can I write it as u1 minus u2? यस सर। तो इसमें किसी को डाउट है क्या रे भाई? नो सर। नो सर। No, sir. हाँ, तो सिर्फ ये एक्चुअली बताना क्या आ रहा है, ये क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी का चेंज कितना है, रिलेटिव चेंज कितना है, वो बता रहा है। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। अरे मैंने आपको Yes. ठीक है, इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। अरे भाई मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट बताया था ना, समझ लो ये मेरा हमेशा का तरह एक पेड़ है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी यहाँ पे भी लग रहा है, वहां पे भी लग रहा है। वो दो ऑब्जेक्ट उसकी जगह पर कार रखो ना, तुमको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो भाई, ये कार है ऐसी, ये कार ए है, इस पेड़ से उसका ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, उसको बोलेंगे एक्स ए बार। दूसरी कार बी है, उसका भी ओरिजिन से एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है एक्स बी बार। ओके, ये कार बी है, कार ए जा रहा है वेलोसिटी वी ए बार। रे बोलो करे क्या मन से चप्पा करे। और कार बी जा रहा है वी बी बार वेलोसिटी के साथ। अब मुझको बताओ रे, मुझको बताओ, मैंने अगर पूछा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए कितना होगा रे? एक्स बी माइनस एक्स ए वेक्टर फॉर्म। वेरी गुड। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जब बोलते हैं ना, तो ए क्या होगा रे? मेरा ओरिजिन होगा ना, यस सर। या क्या होगा मेरे को? रेफरेंस होगा ना। देखो याद रखना, मैंने आपको ये वाला पार्ट पढ़ाया था। अभी फिलहाल वो जो कोएफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन निकाल रहे हैं उसमें भी ये लग रहा है। देखो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ए को रेफरेंस पकड़ रहे हो, ओरिजिन पकड़ रहे हो ए को आप। अगर ए को आप अगर ओरिजिन पकड़ रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, कार बी कितने डिस्टेंस पर होगा? तो ये डिस्टेंस होगा ना भाई, करेक्ट है? यस सर। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? और मैथमेटिकली भी देखो भाई, ये जीरो था बराबर, ये जीरो था। जीरो से इतना एक्स बी बार, जीरो से इतना एक्स ए बार, तो ये कितना बचा? एक्स बी बार से एक्स ए बार को माइनस करो तो इतना बचा ना फिर, करेक्ट है क्या? यस सर। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पे एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार हो जाएगा बस। अब डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो क्या मिलेगा रे मुझको? वेलोसिटी मिलेगा ना। यस सर। तो अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा? डी एक्स बी ए बार बाय डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बी बार बाय डी टी माइनस डी एक्स ए बार बाय डी टी। तो ये देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम, तो क्या है सही? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, ये दिस इज द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमारा पेड़ था, देखो ये जो वेलोसिटी आ रहा है ना, इसके लिए ओरिजिन पेड़ था बराबर।
और वी बार। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बार वी बी बार माइनस वी बार। तो मैंने आपको उस दिन भी तरीका बताया था ना कि अगर दोनों भी ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यस सर। अगर इसके उल्टा हो गया समझ लो कार बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मान के चलो कार ए जो है, या यहां पे लिख लेता हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं, थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं। देखो कार ए जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और कार बी जो है मान के चलो लिमोजिन हमारी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तब आप निकालने जब जाते हो ना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अब साइन कन्वेंशन डालना पड़ेगा। जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे थे तो सब्ट्रैक्शन था, बराबर। यस सर। तब क्या अब वी भी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव एक्स पे जा रहा है ना। यस सर। इसका मतलब वी भी को साइन लगाना पड़ेगा तुमको, अभी माइनस वी बार करना पड़ेगा और ये माइनस ये प्लस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये प्लस वी बार हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे माइनस ऑफ वी बी बार माइनस ऑफ वी बार और माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा वी बी बार प्लस वी बार। तो इससे क्या पता लग रहा है भाई कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगर नजदीक एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों का एडिशन से निकल के आता है। और अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी उनके सब्ट्रैक्शन का होता है ना। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है। तो बेसिकली आप याद रखो कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकलते हैं, दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दो, ये माइनस को छोड़ दो, ये डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एम आई करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो फॉर्मूला तो यही होगा ना मेरा, वी बार माइनस, और लेकिन वी भी निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो फॉर्मूला देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो विद रिस्पेक्ट टू होता है वो बाद में आना चाहिए माइनस करके, और पहले आना चाहिए जिसका वेलोसिटी निकाल रहे हो। तो यहाँ पे देखो फिर हो गया ना एडिशन, वी बार प्लस वी बार, एम आई करेक्ट? यस सर। तो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वेलोसिटी का भाई एडिशन कर ले, और अगर दोनों भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन करना। अब इसमें कुछ भी बोल सकते हो ना, अब एक बार फंडा आपको समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों होता है भाई, डे टू डे लाइफ में हमको मालूम है ना ऐसा क्यों होता है। अगर एक गाड़ी का आप पीछे कर रहे हो दूसरी गाड़ी से तो आपको लगता है कि आगे वाली गाड़ी स्लो जा रही है, क्योंकि आपकी भी वेलोसिटी उस वेलोसिटी से माइनस हो रहा है ना। यस सर। कभी रोड पर देखा है कि नहीं देखा है, अगर आपने आपकी गाड़ी से किसी का पीछा कर रहे हो, समझ लो इसका मैं पीछा कर रहा हूं, इसका वेलोसिटी है मान के चलो 15 मीटर पर सेकंड का, ये वी भी हो गया, और मैं वी में बैठा हूं और मेरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ मैं यहाँ पे इस पिछली वाली गाड़ी में बैठ के मुझको आगे वाली गाड़ी स्लो दिखेगी या फास्ट दिखेगी रे? स्लो दिखेगी ना। क्यों स्लो दिखेगी? अब देखो मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी निकालूंगा तो वी बार माइनस वी बी बार करूंगा तो आप देख लो ना यहाँ पे करके 10 माइनस 15 माइनस 5 मीटर पर सेकंड, यानी असल में मेरे को मेरी खुद की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से कम लगेगी, या उल्टा करो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालो, यानी मुझको आगे वाली गाड़ी का वेलोसिटी कितना महसूस हो रहा है, वी बी बार माइनस वी ए बार, तो 15 माइनस 10 यानी मुझको आगे वाली कार सिर्फ दिखेगी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसलिए मुझको स्लो दिखेगा ना ये, क्योंकि आप भूल रहे हो कि आप भी गाड़ी में बैठे हो और आपको भी स्पीड है ना। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू हियरिंग माय वॉइस? यस सर। यस सर। हाँ, लॉजिकली सोच के देखना भाई, तू पीछे Yes, कर रहा है, गाड़ी का पीछे कर रहा है तो आगे वाली गाड़ी स्लो दिखेगी या फास्ट दिखेगी तुमको? अब ग्राउंड पर खड़े होकर देखोगे तो दोनों भी गाड़ी फास्ट दिखेगी ना। 1 सेकंड में लैपटॉप पर चार्जिंग लगा देता हूँ। यस सर। हाँ
1 सेकंड होल्ड करा. ओके, अगर वही सिनारियो अगर उल्टा हो गया ना तो क्या होता है देखो. वही अगर सिनारियो उल्टा हो गया, गाड़ी अगर एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, गाड़ी अगर एक दूसरे को अप्रोच कर रही है तो लॉजिकली भी सोच के देखो. फिजिक्स बहुत आसान चैप्टर है ये. लॉजिकली भी सोच के देखो, ये गाड़ी उल्टा आ रहा है. समझ लो ये गाड़ी आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. तो आप भी आगे बढ़ रहे हो और ये भी आगे बढ़ रहे हो, दोनों एक दूसरे को मिलने की कोशिश कर रहा है. तो अगर मैंने बोला कि इस आप ए में बैठ के देखो इसका स्पीड कितना हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो देखो ये वी बी बार माइनस ये वी बार हो जाएगा. लेकिन वी बी बार आपका निगेटिव हो गया ना, तो दोनों को मिला के माइनस वी बी बार माइनस वी ए बार. और आपने बोला कि इसको ये भाई -10 है, -15 है और ये -10 है. तो इसका मतलब 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आपकी तरह अप्रोच कर रहा है ना फिर. यस सर. तो इसका मतलब दोनों भी कार जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो हमको इसमें बैठ के लगता है कि ये भाई बहुत स्पीड से मेरे नजदीक आ रहा है, थोड़ा साइड से हम लोग जाते हैं, इसको जाने दो, है ना. तो ये चीज असल डेली लाइफ में भी होता है. तो अभी जैसे दिखा नहीं तो देख लो, आपको फील होगा कि आप जिसका पीछा कर रहे हो और आपका भी स्पीड है, तो वो आपको आगे जाने वाला आदमी स्लो जाते दिखेगा. लेकिन अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है तो आपको लगेगा वो बहुत स्पीड से आ रहा है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी ऐड हो रही है ना. सो यू Yes, sir. हाँ, सो यू अंडरस्टूड द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सिर्फ ध्यान रखना, अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में गए तो वेलोसिटी का दोनों का सब्ट्रैक्शन करो. अगर दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अप्रोच है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का एडिशन कर लो. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर. यस. तो वही तो यहाँ पे हमने पार्ट किया है. देखो, तो u1 बार और u2 बार, कैन आई से दे आर अप्रोचिंग ईच अदर? नो. अप्रोचिंग यानी ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. Come closer. यस सर. यस. they Yes. both are going in the same direction. Am I correct? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. सेम डायरेक्शन. तो भाई ये u1 माइनस u2 जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? तो कैसे भी लिखो इसको. सो कैन आई से दिस इज u12? यस सर. एम आई करेक्ट? यस सर. या आपके बुक में जो लिखा है वो ले लेता हूं, बुक में लिखा है वो ले लेता हूं, कहीं से भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. आपकी जो बुक में लिखा है वो लेके भी करोगे तब भी चलता है, अगर नहीं लेके करोगे तब भी चलता है. यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ऑल दिस concepts? ओके, 1 सेकंड होल्ड करो. ठीक है. बुक में, नए बुक में उन्होंने u21 लिखा है. सर हमें सर इन बोथ द केसेस इफ यू आर कंसिडरिंग देयर वेलोसिटीज देन उनका रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी जिस रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं वो तो सेम ही रहना चाहिए ना. जैसे फर्स्ट केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 लिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी को भी m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 ही लेना चाहिए. हाँ नहीं, वो चल जाता है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. दैट विल डू, क्योंकि मैं माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ उसमें से, ऊपर में से या नीचे में से माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ. हाँ यस सर. एक्चुअली माइनस साइन वी कैन टेक अ कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड, नहीं तो बाद में माइनस लगाना पड़ेगा ना फिर वो.
ठीक है। ओके V2 माइनस V1, तो यहाँ पे V2 इज मोर देन V1 और यहाँ पे ठीक है, वो छोड़ो, बुक वाला मेथड छोड़ दो, मैं यहाँ से सिंपली पढ़ा देता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन, इसको मैं U1 माइनस U2 लिखा लेता हूँ, ठीक है। वही रखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है ना, देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे U1 इज मोर देन U2, ये तो क्लियर हो गया ना सबको। ओके, क्या हो गया, बीच में से निकल गया ना। हाँ यस सर। नहीं वो छोड़ दो, मैंने एक्चुअली एग्जांपल अलग लिया था, वो ऐसा ऐसा नहीं में होता, तो एग्जांपल मैंने अलग लिया था उसका। नहीं वो नहीं है एक्चुअली, आपकी बुक में जो किया है ना वो नहीं है वो। एक्चुअली आपकी बुक में वो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का डायग्राम ड्रॉ किया ना वो गलत है, एक्चुअली वो डायग्राम ड्रॉ ही नहीं किया। आपकी बुक में जो अलग लिया और पुराने अपने टेक्स्ट बुक में अलग है, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको बता दो कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है क्रिएट, वो समझा तुम्हें आपको, वो वाला पार्ट नहीं है। चलो मैं फिर से एक बार जड़ से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ओके, यू डू वन थिंग, वो वाला पार्ट नहीं है मैंने जो अभी ड्रॉ किया था। देखो मैं समझा तो कहाँ पे प्रॉब्लम अपना क्रिएट हो रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट बराबर है, दैट देयर इज नो इश्यू इन दैट। वो आपके बुक में डायग्राम ड्रॉ नहीं की, पुराने टेक्स्ट बुक में डायग्राम ड्रॉ किया, तो उसकी वजह से वो पुराने टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ये कंसेप्ट आसान एक्सप्लेन किया था उन लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने अभी जो नया टेक्स्ट बुक लिया है ना उसमें डायग्राम उसने ड्रॉ नहीं किया। अब एक्चुअली किस केस के वैलिड है बुक का जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको बताता हूँ। मेरा भी वैलिड है लेकिन उसके लिए अलग से एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने बिफोर कोलिजन अज्यूम किया था कि U1 इज मोर देन U2, ठीक है। ये कोलाइड करेंगे और उसके बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, एक्चुअली चेंज नहीं होगा ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, एक्चुअली दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। ये भी केस पॉसिबल है ना रे। अब मुझको यस सर। Yes. दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद ऐसा परफेक्टली ऐसे होता है कि ये इस ऑब्जेक्ट पीछे घूम जाएगा करके, इज इट पॉसिबल? नो अरे Not always. एक्चुअली हमने क्या किया था ना, मैंने पिछले जो पुराने टेक्स्ट बुक का एक्चुअली यूज किया था, उसमें उन्होंने क्या किया ना, V2 बार और V1 बार रिवर्स हो गए। एक्चुअली रिवर्स कब होता है ना, जब ऑब्जेक्ट V2 का वेलोसिटी बहुत कम होगा, यानी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको समझा तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं उसका। एक्चुअली हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था ना यमोन के लिए, ये रिबाउंड का डायग्राम है ना, ओके। लेकिन ये कब पॉसिबल मालूम है क्या, V1 रिबाउंड जब होता है, जब व्हेनेवर V2 बार वी टेक इट एज 0। नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या बार बार भाई? अरे बाप रे, इशू क्या हो गया, बार बार नेटवर्क इश्यू क्या आ रहा है। छोड़ दो, वो डायग्राम ड्रॉ नहीं किया मैंने, जो अभी केस बता रहा उसको ले लो। हाँ लॉजिकली मुझको बता रहे, वो रिवर्स कब होगा एमोन, उसका वेलोसिटी रिवर्स कब होगा? सर जब M2 रेस्ट पर होगा या मतलब कि मोशन में ही नहीं होगा करेक्ट, तब। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। वो वाला आपने केस कंसीडर किया था, लेकिन आपकी बुक में जो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन निकालना है उसके लिए उन्होंने अलग से केस लिया है, वो M2 रेस्ट पर नहीं लिया उन्होंने। या M2 का वेलोसिटी बहुत कम होगा या उसका मास बहुत ज्यादा होगा M2 का, तो उस केस में होता है। तो ठीक है, उसमें अलग अलग 3 केसेस है, तो मैं किसी पर भी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन को, लेकिन अभी बुक वाला ही केस ले लेता हूं मैं, ये आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पे कोलाइड करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे इंटर फोर्सेस से, तो इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे dp बार बाय dt इज इक्वल टू 0, मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व हो जाएगा। हाँ, अब सेपरेशन के बाद ना दोनों का डायरेक्शन फिर से वही रहेगा, ये वाला केस आपके बुक ने लिया है। सेपरेशन के बाद दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन V2 इज मोर देन द V1 होगा,
ठीक है, ये वाला केस लिया उसने, तो हाँ इस केस पर आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच निकाल सकते हो आप। तो इसको आप देख सकते हो, ओके ठीक है चलो। तो ये दोनों भी ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, u1 इज मोर देन द u2 था, दोनों का कोलिजन हो गया, दोनों ने उसको फोर्स लगाया, फिर दोनों का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, फिर भी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये तो लॉजिक से बात पता चलती है कि v2 मोर देन v1 होना चाहिए, क्योंकि इसका वेलोसिटी रिड्यूस होगा, इसका बढ़ेगा, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हाँ तब हम लोग ये अब निकाल सकते, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन vs। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन vs का मतलब एक्चुअल होता है ना वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वो हो जाएगा ना v2 माइनस v1, एम आई करेक्ट नाउ? अब Yes, sir. after separation with they both are going in the same direction, am I correct? And before collision they were also going in the same direction, am I correct now? Yes, sir. तो मैंने क्या बताया था, सेम डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन कर देना है, बस वही हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो फिर से वही हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो भी क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो वो हो जाएगा u2 माइनस u1। नाउ यू अंडरस्टूड? ये तो अभी पढ़ाया था ना मैंने, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू, अब मुझको होता है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कैसे लिखोगे आप, vb माइनस v, अगर दोनों भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना कार, ठीक है, ये अगर कार जा रहा है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और कार बी भी जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब सिंपल से क्या निकल के आता है, दोनों वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन कर देना। तो यहाँ पे भी देखो बिफोर कोलिजन सेम डायरेक्शन था, आफ्टर कोलिजन भी सेम डायरेक्शन है, तो अब ये लिख सकते हैं हम लोग। हमने वो पिछला वाला केस में क्या किया था, इसका वैलिड रिवर्स किया था, तो उस वाले केस में ये वैलिड नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको u1 माइनस u2 लिखा था ना, वो बैलेंस करने के लिए उसको। Yes, sir. ठीक है, वो छोड़ दो, अभी वो बुक का केस अलग है, अभी ये मैंने बुक का केस लिखा है आपका। सो दिस इज द बुक केस। चलो ये अब समझ में आ गया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन क्या होता है, ई, इन दोनों का रेशियो होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो यहां पे इन दोनों का रेशियो लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं विथ माइनस साइन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन, ठीक है। हाँ अब ये माइनस साइन क्यों आ गया रे, कौन बताएगा माइनस साइन क्यों आ गया यहाँ पे, व्हाई देयर इज अ माइनस साइन? सर क्योंकि v2 v1 से छोटा है। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, उल्टा उल्टा, u2 u1 से छोटा है। हाँ उसकी वजह से माइनस आ गया ना, वो v2 तो बड़ा होगा ना। यस सर। हाँ तो ये हो गया, ये रेशियो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन। तो ध्यान से सुनना भाई, ये आपका बुक का केस है वही मैं ले रहा हूं, मेरा मन का केस नहीं ले रहा हूं मैं, मन का केस लेंगे तो उसमें मेरे अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बुक के केस में याद रखना, बिफोर कोलिजन भी वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, और आफ्टर कोलिजन भी सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, जैसे वो बॉल थ्रोइंग का गेम होता है मालूम है ना, यस सर। एक बॉल दूसरे बॉल को हिट करने के बाद ये जरूरी नहीं ना हर बार वो रिबाउंड करे, यस सर। वो तो उसमें भी अलग अलग केसेस आ सकते हैं ना, वो बुक में ये वाला केस लिया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन को डिफाइन करने के लिए, बराबर है उनका, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी लिखने में आसान होगी ना। फिर जब डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होंगे ना, तो मुझको क्या करना पड़ता, वो v1 को माइनस लिखना पड़ता और v2 को प्लस लिखना पड़ता। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? फिर भी उससे भी आता है आंसर, फिर भी उससे भी आंसर आता, माइनस साइन बाहर ही निकल के आता, लेकिन अब ये समझने के लिए आसान है तो यही लिख रहा हूं। सो यू अंडरस्टैंड दिस केस? यस सर। तो माइनस साइन क्यों आ गया आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ओके चलो, ये हो गया u2 माइनस u1।
ओके अब इसमें भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं। समझ लो मेरे पास अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, मैंने आपको लिख के देता ना पिछली बार, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना। यस सर। क्यों 0 हो गया भाई, मुझको बताओ। अगर परफेक्टली देखो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो रिबाउंड होगा क्या रे? नहीं होगा। वो No, चिपक जाएंगे ना एक दूसरे को। यस सर। यस सर। वो चिपक जाएंगे का मतलब क्या है? V1 और V2 सेम हो जाएगा ना फिर। यस सर। देखो इस साइड में दिखा देता हूं मैं आपको, इस साइड में दिखा देता हूं अलग अलग केसेस का। बट इसमें अभी किसको डाउट है क्या? देखो इसमें ये वाला केस में पहले स्टार्टिंग में जो लिखा है इसमें किसी को डाउट है क्या अभी? नो सर। No, sir. हाँ वो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट यूज करना, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, दूसरा कुछ नहीं किया। ठीक है अब देखो E इज इक्वल टू हमने लिखा माइनस ऑफ V2 माइनस V1 होल डिवाइड बाई U2 माइनस U1, ये तो करेक्ट है। अब उसमें से पहला केस मैंने लिखा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें क्या करना है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में वो इमेजिन करो कि वो पहले दो बॉडीज क्या कर रही थी कि सेम डायरेक्शन में जा रही थी, U1 बार और U2 बार सेम डायरेक्शन में जा रहा था बिफोर कोलिजन। हाँ जब वो कोलाइड हुए तब अगर परफेक्टली, और मैंने यहां पे अज्यूम किया ना कि U1 बार इज मोर देन U2 बार, अगर वो कोलाइड हुए ना तो कोलाइड होने के बाद जो U1 और U2 जो सेपरेट होंगे ना, वो सेपरेट नहीं होंगे, दोनों भी चिपक जाएंगे ना। जैसे एक बड़ा सा आयरन का गोला होता है, वो अगर ग्राउंड पर गिर गया तो इसको ही चिपक गया, ऊपर ही नहीं उठा, तो उसको बोलते हैं ना परफेक्टली इनइलास्टिक। Yes, sir. सर अगर कोई आयरन का गोला था, आयरन, वो अगर ग्राउंड पर गिर गया, गिरने के बाद ऊपर उठा ही नहीं, तो इसका मतलब इनइलास्टिक ना। जरा भी उठता तो थोड़ा तो इलास्टिक दिखाया था, वो इलास्टिक दिखाया था, बराबर। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो चिपक जाएंगे, ये ऊपर उठेगा नहीं। अगर ऊपर थोड़ा भी उठा तो उसको बोलेंगे पार्शियली इनइलास्टिक, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये ऊपर उठेगा नहीं ना फिर। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ तो अब इसका मतलब अगर वो एक दूसरे को चिपक गए तो भाई ये दोनों भी एक कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे ना। Yes, sir. पॉइंट, एक कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, जिसका मतलब उन दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। यस सर। तो फिर इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन का निकलने जाएंगे तो V2 माइनस V1, V1 V2 सेम आ रहा है। अगर V1 V2 सेम आ रहा है तो इसका मतलब E का वैल्यू 0 हो गया। You understood this case of perfectly inelastic collision? Yes, sir. यस सर। ओके ओके तो ये एक ही केस आपके बुक में उसने क्लियर किया है, बस अभी दूसरे के जाने की अपने को जरूरत नहीं है। हाँ सो यू अंडरस्टूड द फर्स्ट केस व्हाट वी आर डूइंग हियर? यस सर। यस सर। हाँ अब मुझको बताओ, अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता, पार्शियली इनइलास्टिक होता, तो वो कौन सा केस? ये वाला केस हो गया ना, पार्शियली इनइलास्टिक। यस सर। और परफेक्टली इलास्टिक होता तो उस केस में ऊपर का और नीचे का आंसर सेम आता ना फिर, Yes. यानी वो इसे काट देंगे, वो अलग सा केस है इलास्टिक का, उसमें हम लोग जाएंगे नहीं। सो इस पार्ट के बाद देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब याद रखना ये वाला डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि नोट्स बनाते वक्त ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद ये लिखो, नहीं तो नहीं समझेगा आपको। अलग अलग केसेस के लिए फिर वो आपको वेलोसिटी को प्लस माइनस लेना पड़ेगा ना यहाँ पे फिर, यस सर। इसलिए बुक में डायग्राम नहीं है। और ध्यान से सुनना, जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो। U1 U2 से बड़ा है, V2 V1 से बड़ा है, और हिट करने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और जो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाता है उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्शन करते हैं वेलोसिटीज का। ये मैंने कार के एग्जांपल लेके बताया आप लोगों को, तो आप समझ गए वो वाला पार्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके
अगर चाहिए आपको ई की वैल्यू क्या दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके लिए डेरिवेशन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ restitution during head on elastic collision, अब ध्यान से सुनना, ई का वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए निकाल रहा हूं। अभी मैंने आपको ई का वैल्यू निकाल के दिखाया वो परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए था, पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। यानी आपकी बुक वालों ने 3 अलग अलग केसेस किए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ना, ये डायग्राम इट इज फॉर पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली नहीं, पार्शियल। और वहां से ई का फॉर्मूला डिराइव किया हम लोगों ने, और फिर उसमें से ही परफेक्टली इनइलास्टिक को डिफाइन किया, ई का वैल्यू। नाउ वी आर डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का मतलब वो परफेक्टली होता है, इलास्टिक में कोई पार्शियल वर्शियल नहीं होता, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो उसमें मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होता है। हाँ, अब आप लोग मुझको बताओ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन सी एनर्जी कंजर्व होती है? किनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, काइनेटिक, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, बराबर? Yes, sir. लीनियर मोमेंटम, हाँ, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ये ध्यान रखना, ये भूलना मत, कंजर्व। और काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। तो डायग्राम में वही रख लेता हूं, देखो डायग्राम यही रखता हूं मैं, सिर्फ याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन में जब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको हिट करेगा तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और इसकी भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एम आई करेक्ट? यस। हाँ, तो वो कैसे लिखेंगे देखो, अब सिंपल सी बात है, वही डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला, हाँ ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं कि चलो यही डायग्राम ड्रॉ करके तो झट से 2 मिनट में, U2 बार, U1 बार, इसका मास M1, इसका मास M2, और ओके, उसके बाद कोलिजन हो गया दोनों का एक दूसरे पर, दोनों ने फोर्स लगाया, उसके बाद झट से फिर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से, ऐसे पकड़ के चलो आप। ये बुक वालों का केस है, ये आपका वो बोल रहा है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अब ये बुक का केस भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक कोलिजन है वो एक्चुअली, ठीक है। चलो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्व कैसे करते हैं, summation of all the momentum initial must be equal to summation of all the momentum final, बराबर। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, summation of all the kinetic energies initial is equal to summation of all the kinetic energies final। तो उस केस में मैं अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखूंगा, उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि कहीं मैंने बार नहीं यूज किया मोमेंटम के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, पहला इनिशियल मोमेंटम कितना था, M1U1 पहले बॉडी का, दूसरे बॉडी का मोमेंटम था इनिशियल M2U2। सो कैन आई से दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम? यस सर। इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम M1V1 प्लस M2V2। ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, देखते आगे क्या होता है इसका। देखो ये हो गया लीनियर मोमेंटम का फर्स्ट इक्वेशन। अब आप काम कर सकते हो इसमें से, थोड़ा सा डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, M1 को एक साथ लाएंगे। तो इसका मतलब क्या ना से M1U1, और ये वाला टर्म इस साइड में आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या ना से इट इज माइनस M1V1, और ये इस साइड में चला गया, तो क्या ना से M2V2 माइनस M2U2। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। यस, तो यहां से M1 कॉमन निकालो तो क्या हो गया, U1 माइनस V1। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह उस केस में शायद से उन्होंने किया होगा, देखता हूं मैं, U2 माइनस V2, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो आप। फिर ये हो गया मोमेंटम कंजर्व। अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, एम आई करेक्ट? यस सर। उसमें से सब जगह से हाफ कट गया और m1 को इस साइड में ला दो और m2 को इस साइड में ला दो, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m2 है ना मेरा, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। तो m1 कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे भी v2 लिखना पड़ेगा ना मुझको, गलती से लिखा मैंने, v2 पहले आना चाहिए और u2 बाद में आना चाहिए, ओके, माइनस u2 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग हियर? यस सर। Yes. हाँ, तो इससे एक Yes, बात sir. इससे एक बात पता चल रही है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग, अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे या मे बी उससे कुछ रिलेशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते क्या होता है। डिवाइडिंग 2 by 1, तो चलो, तो 2 क्या था मेरा, m1 था, उसमें पहले u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर था, इसको डिवाइड करो m1, और उसमें क्या था मेरा u1 माइनस v1 था, देख लो ये अच्छे से, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ पे v2 माइनस u2, यहाँ पे v2 माइनस u2 स्क्वायर, तो यहाँ पे u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, सॉरी गलत लिखा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और नीचे आ रहा था v2 माइनस u2, एम आई करेक्ट? यस सर। वाला पार्ट, अब ये तो कट गया पूरा, अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस v1, एम आई करेक्ट? Yes, sir. v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 डिवाइड बाय v2 माइनस u2, तो ये तो कट गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दिख रहा है क्या हमको, छुपा हुआ? अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, हमने याद करके देखो, हमने क्या लिखा था, देखो u1 माइनस u2 हो गया और यहाँ पे v2 माइनस v1 हो गया, बराबर? हाँ, तो ये आगे ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एम आई करेक्ट? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी ना। यस सर। इस साइड में लेके जाओ और इसको इस साइड में लेके आ जाओ। हाँ, लेकिन ये अभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा उल्टा कर लो, माइनस साइन कॉमन निकालो, तो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू, एम आई करेक्ट, v2 माइनस v1 नाउ? Yes, sir. अब भाई देख लो, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ua। तो अब देखो 1 इज इक्वल टू, एम आई करेक्ट, vs अपॉन ua, निगेटिव साइन लगाओगे इसको फिर, तो Yes, sir. यहां से हो गया ना प्रूव इज इक्वल टू 1 इलेस्टिक कोलिजन में। यस सर। अब समझा क्यों ऐसे कर रहे थे हम लोग वहां पे उसको, यस सर। क्यों मैंने m1 m2 कॉमन निकाला, यू अंडरस्टूड नाउ? यस सर। Yes, sir. तो मुझको सिर्फ इलेस्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 1 को प्रूव करना था, प्रूव किया। परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 0 प्रूव करना था, प्रूव किया। और पार्शियल इनेलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहेगा ना। Yes, sir. यस सर। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है पार्शियल इनेलास्टिक के लिए। परफेक्टली इनेलास्टिक के लिए 0 होता है क्योंकि वो चिपक जाएगा और कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। और ये तो इलास्टिक में दोनों भी कंजर्व होते हैं, उसका यूज करके थोड़ा इक्वेशन में हेरफेर करके तो ये हो गया मेरा। समझे सबको कंसेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. बस अब इसके आगे के ड्यूरेशन देखो, ई का तो वैल्यू मैंने प्रूव कर लिया हमारे चैप्टर का ड्यूरेशन। इसके आगे का ड्यूरेशन क्या है? एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज
final velocities after head-on elastic collision. After head-on elastic collision, जो फाइनल वेलोसिटी होती है v1 v2 उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अब ये एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, v1 v2 का। तो उसको करने का सबसे आसान तरीका अगर मैं समझाऊं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से कर देता हूं, डायग्राम वही मेरा होगा, आपकी बुक में एक ही डायग्राम है सभी जगह, एक ही डायग्राम है, दूसरा कुछ भी नहीं इसमें। इसको मैंने ग्राउंड पर रखा है और बिफोर कोलिजन बोला u1 इज मोर देन u2, बस ये अज्यूम किया मैंने m1 m2। फिर उसके बाद ये हिट करे एक दूसरे को, एक दूसरे पर उन्होंने फोर्स लगाया और ये जा रहे अब सेम वेलोसिटी से, सॉरी सेम नहीं, वो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे, तो इसको मैंने इलास्टिक कोलिजन बोला। अब एक्चुअली मैंने पिछली बार बोला था ऐसा कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कोई पार्ट नहीं होता, तो हम लोग इस केस में इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यही डायग्राम है आपके बुक का हर जगह पर। देखो ये जो फाइनल वेलोसिटीज है ना v2 बार और v1 बार, इसका वैल्यू निकालना है मुझको अब इलास्टिक कोलिजन, वो भी इलास्टिक कोलिजन में। तो एक काम करते हैं हम लोग, इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने अभी लिखा था ना, क्या लिखा था, ये देखो लास्ट का एक्सप्रेशन है ना ये वाला, ये ध्यान रखना, इसको भूलना मत आप लोग। इलास्टिक कोलिजन के लिए ये लास्ट का एक्सप्रेशन भूलना मत। यहां से इस एक्सप्रेशन से मैं v2 का वैल्यू निकालता हूं, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। एम आई करेक्ट? यस ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, यहाँ पे भूलना मत, यही से आगे चीजें बढ़ जाती है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, एम आई करेक्ट? यस सर। तो Yes, sir. m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो क्या करता हूं कि वो v2 का वैल्यू वहां से पुट कर देता हूं ना, मैं यहां से ये वाला पुट कर देता हूं, तो देखो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू u1 था वहां पे प्लस v1 था माइनस u2 था, बराबर u1 प्लस v1 माइनस u2 था वहां पे। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, ट्रिक बताता हूं मैं आपको सिर्फ। देखो इसमें v1 कॉमन निकालना है अपने को, v1 का वैल्यू चाहिए, आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ v1। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे, लेकिन अभी वो यूजफुल नहीं है क्योंकि आपकी बुक में नए टेस्ट में उसका डेरिवेशन उसने काट दिया। अब करना चाहते तो घर में देखो, तो थोड़ा सा डंकी वर्क है उसमें, कुछ नहीं, अभी v1 का वैल्यू निकालना है मेरे को। तो उससे ज्यादा आई विल टेल यू द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऐसे होगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। अब देखो मैं अब मेरा ट्रिक कैसे काम करता है, अब देखो ट्रिक कैसे काम करता है मेरा। देखो ये डेरिवेशन करके भी इसको प्रूव कर सकते हो आप। देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसके आगे आपको बहुत सारा सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से देखो ये m2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर v1 कॉमन निकालो, सॉल्व करो, फाइनल ये भी। इसको याद रखने का ही इंपॉर्टेंट है। देखो नीचे m1 प्लस m2 है, नीचे यहाँ पे m1 प्लस m2, एक बार u1 के साथ एक बार u2 के साथ, यहाँ पे उन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है मासेस का, और यहाँ पे एडिशन आ रहा है, यानी 2 टाइम्स m2 आ गया, ठीक है। तो v1 का अगर फॉर्मूला मुझको मिल गया ना, तो v2 का भी निकालना बहुत आसान है, v2 का भी फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। वो कैसे, देख लो, v1 से v2 का फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, वो कैसे देखो। अब काम करो, v1 का जो फॉर्मूला है ना, उसके जहां पे 1 लिखा है वहां पे 2 लिखो, यानी m1 लिखा है तो m2 माइनस m1 हो जाएगा। यहाँ पे u1 लिखा है तो u2 कर दो, यहाँ पे u2 लिखा है तो u1 कर दो,
यहाँ पे M2 लिखा तो M1 कर दो। यहाँ तक समझे सबको? यस सर। और नीचे 1 2 का करने का मतलब नहीं बनता ना, और नीचे वही रहेगा ना M1 प्लस M2। नीचे M1 प्लस M2 करो या M2 प्लस M1 करो, दोनों का मतलब एक ही हो गया ना। यस सर। तो मैंने क्या किया, देख लो, M1 की जगह पर M2 डाला, M2 की जगह पर M1 डाला, U1 की जगह पर U2 डाला, U2 की जगह पर U1 डाला, और M2 की जगह पर M1 डाला। डिनोमिनेटर तो सेम है ना। यू अंडरस्टूड? यस सर। और एक चीज याद रख सकते हो कि V2 होगा तो पहले U2 आना चाहिए, और अगर V1 होगा तो पहले U1 आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? यस सर। और मास में भी स्टार्ट करते हो, यहाँ पे V2 होगा तो यहाँ पे M2 होगा, यहाँ पे V1 होगा तो यहाँ पे M1 होगा। यस सर। हाँ, एक बार बिना देखे फिर से लिख के देखते, देखो क्या होता है। अभी इसमें डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं, इसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं लिख के दिखाता हूं फिर से, देखो आपको ट्रिक लगा दो और मेमोराइज करो, आसानी से हो जाएगा। देखो देखो तो ऐसे सुनना, यहाँ पे V1 है तो पहले स्टार्ट करो M1 से, पहले सब्ट्रैक्शन M1 माइनस M2। V1 है तो पहले U1 आएगा, बाद में U2 आएगा। ओके, अब पहले आपने स्टार्ट 1 से किया था, अब एंड करो 2 से, 2M2 लिखो और यहां पे लिखो U2 बस। V2 के केस में यहां पे V2 होगा तो यहां पे U2 होगा और यहां पे U1 होगा। V2 होगा तो स्टार्ट होगा मेरा M2 से और सब्ट्रैक्शन करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट M2 से किया तो एंड M1 से करूंगा, 2M1 से करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा M1 प्लस M2, यहाँ पे भी M1 प्लस M2, और यहाँ पे भी M1 प्लस M2, यहाँ पे भी M1 प्लस M2। You understood the trick how to memorize it? यस सर। यस सर। और जिसको कुछ डेरिव करना है इसको आप लोग घर में करो, क्योंकि बुक में आपको उसने डेरिवेशन ही काट दिया है पूरा का पूरा, तो कोई इसमें डेरिवेशन का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा देख लो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है, देख लो ऐसे अच्छे से। पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन देखो, एक मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछता है कि डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कैसे डेफिनेशन लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। रिलेटिव स्पीड, ये एक मार्क का डेफिनेशन आपको एग्जाम में आता है। एंड इट हैज फॉर्मूला नेगेटिव साइन VS अपन UA, क्योंकि U2 छोटा था U1 से, उसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया। और V2 में क्योंकि E का वैल्यू हमको पॉजिटिव रखना है, 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव जो भी रखना है फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि 0 तो कभी प्लस माइनस होता नहीं ना, तो इसलिए ये उन्होंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, या U2 छोटा है U1 से, इसकी वजह से माइनस आ गया, ऐसे बोल दो। हाँ, लेकिन बुक में ये वाला डायग्राम उन्होंने ड्रॉ किया है, यही डायग्राम उन्होंने हर एक के लिए यूज किया है, तो अच्छे से देख लो इसको। फिर उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला बोला, इट इज फॉर पार्शियल रियलिस्टिक कोलिजन, क्योंकि इससे तो मुझको E का वैल्यू 0 भी नहीं मिल रहा है परफेक्ट, और 1 भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब बीच में मिलेगा ना फिर, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। परफेक्टली रियलिस्टिक के लिए क्या होता है कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को हिट करेगा तो चिपक जाएगा, रिबाउंड नहीं करेगा, रिबाउंड नहीं करेगा तो परफेक्टली रियलिस्टिक, तो दोनों भी कॉमन वेलोसिटी जाएंगे, तो V1 V2 इक्वल हो गया, तो इसका मतलब E का वैल्यू 0 हो गया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू मुझको निकालना था फॉर इलेस्टिक कोलिजन। इलेस्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों भी कंजर्व होता है, तो डायग्राम फिर से वही है देखो मेरा। तो फिर मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन से एक इक्वेशन बनाया, वो थोड़ा M1 कॉमन निकल के M2 कॉमन निकल के, फिर काइनेटिक एनर्जी का से यूज करके इक्वेशन बनाया, उसमें भी M1 M2 कॉमन निकला, और दूसरे को 1 से डिवाइड किया, क्योंकि अभी मुझको वो रिलेशन निकालना था ना, ये वाला
फिर यहां से मैंने प्रूव किया कि रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच माइनस लगा के ये आंसर 1 आता है फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो वो मैंने प्रूव किया। और इस एक्सप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था क्योंकि इसका आगे हमको यूज होने वाला था। तो एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाया, कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाया, और वो फॉर्मूला लगा के उसमें हमने क्या किया, v2 का वो वाला वैल्यू पुट किया, और इससे मैंने v1 सॉल्व किया, और v1 एक बार मालूम हो गया तो v2 भी लिखना आसान होता है। तो दोनों फॉर्मूले मेमोराइज करने का हमने ट्रिक भी देख लिया, और ये फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो यू अंडरस्टूड दिस टुडेस पार्ट? Yes, sir. अभी चैप्टर पूरा खत्म होते आ गया है। तो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो रेशियो वाला फॉर्मूला लिखो और डिफाइन भी करो उसको एक्चुअली। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमने क्या पढ़ा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ई। So what is the value of E in case of perfectly inelastic collision? Prove it. Perfectly inelastic collision, इसको प्रूव कर रहा है आपको, एंड प्रूव इट। प्रूव करने का मतलब क्या करोगे आप, पीछे आओ दिखाता हूं मैं। तो E का वैल्यू 0 प्रूव करना है, तो उसके लिए ये लिखो आप, ये डायग्राम बनाओ और उसको ये प्रूव करके बताओ कि ये हो रहा है करके परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव दैट E is equal to 1 in elastic collision, head on elastic collision। वो लंबा वाला डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो ये थोड़ा बिना देखे लिखो आप, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपको। बिना देखे लिखो, डायग्राम में ड्रॉ करो, बिना देखे लिखो, इसको प्रैक्टिस हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार देख लो और बिना देखे बाद में ट्राई करने की कोशिश करो। और क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द फॉर्मूली ऑफ फाइनल वेलोसिटीज ड्यू टू हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ये दोनों भी वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन में आती है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो आपको ये दो फॉर्मूले लिखने हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसको प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1 को बिना देखे प्रूव करो। ये भी देखो, ट्राई करो बिना देखे लिखने की। एंड डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो यू अंडरस्टूड द टुडेस होमवर्क? यस सर। चलो काम को लग जाओ। मैं तो प्रिफर करता हूँ होमवर्क जो दे रहा हूँ ना, तो बिना देखे लिखने की कोशिश करो रे भाई। एक बार देख लो नोट्स, एक बार देख लो, लेकिन बाद में बिना देखे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो पूरा का पूरा, या सब कुछ एज इट इज कॉपी करने की कोशिश मत करो। थोड़ा दिमाग लगाओ ना अपना भी, ठीक है? चलो इसके नोट्स में शेयर कर देता हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।